नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म विनर्स इंग्लिश एकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दिगंत भाग 2 के यहाँ पर लेखक परिचय को। और लेखक परिचय हम यहाँ पर लेकर आए हैं आपके पहला चैप्टर जो गद्य खंड का है उसको हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और यहाँ से कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। चलिए तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहले हम आपको बता देते हैं इसमें कुछ, यहाँ पर आपके 12th जो इंग्लिश है ना उसके लिए, एक सेकेंड, तो 12th इंग्लिश के लिए आपको एक बुक परचेज करना होगा। तो इस बुक के लिए अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक बुक आता है मार्केट से, आप परचेज कर लीजिएगा यहाँ पर। ये वाला बुक दिगंत भाग 2, दिगंत भाग 1 नहीं लीजिएगा, क्योंकि दिगंत भाग जो 1 होता है वो आपका 11th में काम आता है, 12th के लिए नहीं होता है। तो 12th के लिए ये जो बुक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं, इस चैनल से जुड़ते हैं, तो आपको डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएगा यहाँ पर, और डेफिनेटली आपको बहुत काम आएगा यहाँ पर एग्जाम में। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर हमने पहला चैप्टर को यहाँ पर हमने लिखा है ये कि बातचीत जो है ना, बातचीत बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। तो इसके जो लेखक है यहाँ से आप देख लीजिएगा, इसके जो लेखक है वो है यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट, है ना। और ये पूरा का पूरा हम डिस्कस करेंगे पीडीएफ में, हर चीज़ का यहाँ पर नोट्स हमने बनाया है और बहुत ही ये अच्छा नोट्स आपके लिए होने वाला है, राइट। चलिए तो सबसे पहले हम पीडीएफ को यहाँ पर ओपन करते हैं और यहाँ पर ये रहा आपका पीडीएफ। चलिए तो सबसे पहले ये हमारा ऑफलाइन में, ये ऑफलाइन में मेरा इंस्टीट्यूट चल रहा है और ये यहाँ पर आप विजिट करके और यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते वहाँ पर आना, या आप डिस्टेंस अगर आपका ज़्यादा दूर पड़ रहा है तो आप ऑनलाइन क्लासेस से भी जुड़ सकते हैं। तो बहुत जल्द हम लोग पेड बैच लॉन्च करेंगे और वो उसके लिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस होगा और आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि गद्य खंड का ये आपका पहला अध्याय है जो जिसका नाम है यहाँ पर बातचीत। तो बातचीत के जो लेखक है ना वो है आपके बालकृष्ण भट्ट, है ना। बातचीत के जो लेखक है वो यहाँ पर है बालकृष्ण भट्ट। और यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि बालकृष्ण भट्ट जो है इसका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था, है ना। कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर इलाहाबाद के बारे में जान लेते हैं। इलाहाबाद का जो अभी का करंट नाम है, यानी कि अभी तक जो नाम है वो अभी है आपका ये प्रयागराज, राइट, प्रयागराज। और इसमें अभी जो है महाकुंभ का आयोजन किया गया है, तो इससे भी काफ़ी फेमस है यहाँ पर प्रयागराज। चलिए तो अगर पूछे ऐसे कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था तो आप ये कह सकते हैं इलाहाबाद में, राइट। अगर इलाहाबाद ऑप्शन में नहीं है तो आप इसको भी ले सकते हैं, प्रयागराज को भी आप ले सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर डिस्कस करते हैं इसके मृत्यु। यहाँ पर ज़्यादा अच्छा वर्ड रहता निधन, राइट। मृत्यु यहाँ पर उतना अच्छा वर्ड नहीं है, बट यहाँ पर अगर हम निधन लिखते लेकिन चलने वाला है यहाँ पर। देखिए तो हम बोल रहे हैं मृत्यु कब हुआ है यहाँ पर? तो 20 जुलाई, है ना, 20 जुलाई 1914 में इसका जो है निधन हुआ है, मृत्यु हुआ है। इसके अलावा इसके जो है माता का नाम क्या है? तो पार्वती देवी है। इसके पिता का नाम जो है वो है बेनी प्रसाद भट्ट। और ये पीडीएफ में इतनी जानकारी हमने दिया है आपको कि ये एग्जाम में इसमें से बाहर आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी क्वेश्चन जो है इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा, राइट। चलिए तो पिता का नाम यहाँ पर है बेनी प्रसाद भट्ट और पेशे से व्यापारी है। तो आपको लग रहा होगा थोड़ा वो कि अच्छे से वो करा नहीं रहे, क्लास में बोल नहीं पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरा जो है तबीयत का इशू है जिसके वजह से थोड़ा सा अच्छे से बोल नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसकी पत्नी का नाम भी, और बुक में पत्नी का नाम मेंशन नहीं है, रमा देवी जो है इसकी पत्नी का नाम है, याद रखिएगा। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन कई बार बन जाता है इससे किताब में, ये क्वेश्चन किताब से ही बन जाता है, लेकिन ये डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा। आप जब तक डीपली नहीं पढ़ेंगे तब तक यहाँ पर ये चीज़ की क्लैरिटी नहीं हो पाएगी। तो बालकृष्ण भट्ट कैसे व्यक्ति थे, किस तरह के स्वभाव के व्यक्ति थे? तो उग्र स्वभाव का मतलब क्या होता है? मतलब वो अपना ही बात को लेकर के हमेशा जो है कॉन्फिडेंट होना, जैसे किसी दूसरे के बात पर अग्री नहीं करना, है ना। या आप मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि उग्र स्वभाव का मतलब ये होता है जल्दी किसी बात पर गुस्सा आ जाना यहाँ पर। चलिए तो ऐसे बालकृष्ण भट्ट कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे? उग्र स्वभाव के। नेक्स्ट
बालकृष्ण भट्ट लेखक, और यहाँ पर हमने इस तरह से इसको डिवाइड किया है। अगर आपसे पूछे कि बालकृष्ण भट्ट कौन शताब्दी के, कौन सदी के लेखक थे, तो यहाँ पर 19वीं सदी। अब थोड़ा सा ये हम आपको समझाना चाहेंगे। चलिए, तो यहाँ पर जैसे 1844 में इसका जन्म हुआ, तो आपसे पूछेगा कि इसका जन्म किस सदी में हुआ है, मतलब किस शताब्दी में हुआ है, तो आप ये कहेंगे 1800 और 44 एक्स्ट्रा है, इसका मतलब ये है कि ये 18वीं शताब्दी खत्म हो गया है, ये 19वीं शताब्दी चल रहा है। तो इसका जन्म किस शताब्दी में हुआ है, तो 19वीं शताब्दी में हुआ है। जब कभी जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पर लिखें 1801 सपोज कीजिए, तो ये 18वां शताब्दी नहीं होगा, ये होगा आपका 19वीं शताब्दी, जस्ट बिकॉज क्योंकि 18वां खत्म हो गया है, 19वां अभी चल रहा है। तो इस बात को भी आप नोट कीजिए यहाँ पर। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ये किस युग के लेखक है। तो ये भारतेंदु युग के लेखक है, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिला है कि जो यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट है वो किस युग के कवि है, तो भारतेंदु युग के कवि है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा किस काल के कवि है, तो आधुनिक काल। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी हो सकता है कि भारतेंदु युग और आधुनिक युग दे दे, तो आप दोनों के तरफ जा सकते हैं, ए और बी दोनों उसमें ऑप्शन रहेगा, तो दोनों के तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। लेकिन अगर आपसे काल पूछे किस काल के हैं, तो आधुनिक काल, और अगर किस युग के हैं, तो यहाँ पर भारतेंदु युग। भारतेंदु जैसे मान लीजिए कि एक आप लोग इतिहास वगैरह में पढ़ते हैं कि जैसे गांधी के समय को हम गांधी युग के नाम से जानते हैं, उसी प्रकार से ये महान लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र, और वो उसके नाम से ही वो युग फेमस हुआ है। उसमें जितने भी लेखक बने हैं वो सब भारतेंदु युग के लेखक कहलाए हैं यहाँ पर। चलिए, यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए, और जो लेखक होता है ना, उसमें कूट कूट कर नॉलेज भरा होता है, ऐसे ही कोई लेखक नहीं बन जाता है। लेखक होने के लिए बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होना जरूरी है। किसी किताब को जब आप लिख रहे हैं, अभी तो कोई भी किताब पब्लिश कर ले रहा है, लेकिन अगर आप लेखक बनने के लिए बहुत सारी चीज़ों की जो है ज़रूरत पड़ती है। आज के डेट में डिजिटलाइजेशन हो गया है, जिसके वजह से कोई भी पब्लिश कर रहा है। तो रीज़न इसका ये है, पहले बहुत सारे मशक्क़त करना पड़ता है चीज़ों के लिए। लेखक जो है वो अलग अलग फील्ड का एक्सपर्ट होते हैं, अलग अलग फील्ड में वो काम किए होते हैं, तब जा करके जो है चीज़ों को यहाँ पर ये एक्सप्लोर करके ये जो कोई भी चीज़ को लिखते हैं। तो सबसे पहले ये निबंधकार के रूप में काम किए हैं, मतलब निबंध बहुत ज़्यादा लिखे हैं, मतलब कम से कम 1000 के आसपास जो है इन्होंने निबंध लिखा है। तो पूछेगा अगर बालकृष्ण भट्ट कितने निबंध लिखे हैं निबंध, तो आप ये कह सकते हैं कि 1000 के आसपास, उसमें से 100 से महत्वपूर्ण, 100 से ज़्यादा महत्वपूर्ण इसके निबंध है। चलिए, इसके अलावा यहाँ पर ये उपन्यासकार, ये नॉवेल भी लिखा करते थे। उपन्यास मतलब नॉवेल होता है यहाँ पर। चलिए, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पत्रकार भी थे। वो क्या थे, एक पत्रकार भी थे। तो पत्रकार के रूप में, पत्रकार को हम यहाँ पर बोलते हैं यहाँ पर जर्नलिस्ट। अगर इंग्लिश हम बोले तो उसको हम बोल सकते हैं यहाँ पर जर्नलिस्ट, यहाँ पर हम कह सकते हैं ये नॉवेलिस्ट, यहाँ पर हम कह सकते हैं नॉवेलिस्ट, और यहाँ पर हम कह सकते हैं एसेइस्ट। तो एसेइस्ट आप कह सकते हैं, एसेइस्ट जो है ये काम किए हैं। तो ये यहाँ पर वैसे इंग्लिश का जरूरत है नहीं, बट अगर आपको जानकारी लेनी है तो यहाँ पर आप ले सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपके लिए होने वाला है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमने इसमें डिस्कस किया है। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर हम इसके बारे में, इसकी रचना के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी जो रचना है ना, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इस पर। चलिए, इसकी जो रचना है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रचना है। बहुत सारी रचना की है ये, लेकिन इसमें से हमने इम्पॉर्टेंट रचना को ही यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट रचना इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, रीज़न है कि एग्ज़ाम में आपको इसी रचना में से पूछा जाता है। बहुत ही मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारा हम आपको पढ़ा दें और उसमें से क्वेश्चन आए। तो हम एक सेलेक्टिव चीज़ों को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना पूरी होती है, जिस क्वेश्चन की है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और इस बार भी हमने पढ़ाया है तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पर लड़ा है। अब डिपेंड करता है स्टूडेंट पर किस तरह से वो परफॉर्म किए हैं। तो सब फील्ड में अलग अलग टीचर्स, सब फील्ड में अलग अलग टीचर, अच्छा सबका योगदान रहता है, बट स्टूडेंट अपने हिसाब से वहाँ पर एग्जाम में क्या करते हैं वो डिपेंड करता है ना। चलिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसकी रचना के बारे में। इसकी कई सारी रचनाएँ हैं। इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करें हम यहाँ पर, चलिए, तो इसकी इंपॉर्टेंट वर्क्स कई सारे हैं। जैसे इन्होंने उपन्यास पहले लिखा है, क्योंकि ये उपन्यासकार भी रहे हैं,
तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि ये रहस्य कथा नाम से इन्होंने एक उपन्यास लिखा है। इसके अलावा यहाँ पर नूतन ब्रह्मचारी जो है इसी की रचना है। पूछ देगा कि नूतन ब्रह्मचारी किसकी रचना है, तो आप कहेंगे बालकृष्ण भट्ट। उचित दक्षिणा किसकी रचना है, बालकृष्ण भट्ट। एक 100 अजान एक सुजान, ये वाला कई बार पूछा गया है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट यहाँ पर मान सकते हैं। हमारी घड़ी, तो कई बार ये भी पूछ देता है हमारी घड़ी। सद्भाव का अभाव, ये सभी का सभी जो है इंपॉर्टेंट रचना है। तो इसको अच्छे से आप लोग रिमाइंड कर लीजिएगा, रिमाइंड करके आप एग्जाम में जाइएगा और इसको बार बार पढ़ते रहिएगा, तो आपके जुबान पर ये बैठ जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पीडीएफ में आते हैं यहाँ पर। चलिए अब इसमें इन्होंने नाटक भी किया है, नाटक का भी रचना मतलब वो रचना वो किए हैं। चलिए नाटक वाला भी इन्होंने रचना किया है, तो आप इसको भी एक बार देख लीजिए अच्छे से। चलिए तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। चलिए तो यहां पर जो पहला नाटक है, इन्होंने नाटककार के रूप में, है ना, प्ले राइट्स जिसको कहते हैं, प्ले राइट्स मतलब नाटककार होता है यहाँ पर, तो नाटककार के रूप में इन्होंने काम किया है। नाटक भी बहुत सारा लिखे हैं, पद्मावती, है ना, शिशुपाल वध ये भी लिखा है, शिक्षादान, और यहाँ पर सीता वनवास। इसके अलावा एक रोगी एक वेद, ये वाला इंपॉर्टेंट, इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। और एक आपका बाल विवाह, है ना, बाल विवाह। इसके अलावा रेल का बिकट खेल, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पर 3 इसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पर प्रहसन का मतलब होता है क्या, कि ऐसी रचनाएं जिसको सुनकर के हमें हंसी आती है या जो कॉमेडी टाइप का होता है उसको हम प्रहसन कहते हैं यहाँ पर। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्रहसन में 3 ये लिखे हैं, जैसा काम वैसा परिणाम, है ना, नई रोशनी के विष और आचार विडंबन, है ना, आचार विडंबन। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये 3 प्रहसन है बालकृष्ण भट्ट के कितने प्रहसन है, तो 3 प्रहसन है। अब अगले यहाँ पर अगले पॉइंट पर हम आते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमने पहले भी बताया था ये चीज़ कि उन्होंने 1000 के आसपास जो है वो निबंध लिखे हैं, जिसमें से 100 से अधिक महत्वपूर्ण है। कितना महत्वपूर्ण है, तो 100 से अधिक जो है वो महत्वपूर्ण है। 1000 से ऊपर जो है उन्होंने क्या लिखा है, तो निबंध लिखा है यहाँ पर। चलिए उसके आसपास अगर हम बात करें, मनुष्य की जो ज्ञानेंद्रियाँ होती है, कितनी ज्ञानेंद्रियाँ होती है, यहाँ पर जो लेखक है बालकृष्ण भट्ट, उन्होंने बातचीत के महत्व को बताया कि बातचीत से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होने की संभावना है। तो बातचीत के महत्व को, हमारे जीवन में उस क्या महत्व रखता है, उसको यहाँ पर ये बताया है बालकृष्ण भट्ट। चलिए तो मनुष्य की ज्ञानेंद्रियां, कितने सेंस ऑर्गन है ना, सेंस ऑर्गन। तो पहला है आंख, ये बायोलॉजी वगैरह पढ़ते वहां पर ही बताता है यहाँ पर। तो आप ये देख सकते हैं, आंख है यहाँ पर, नाक है, कान है, जीभ है और यहाँ पर त्वचा है। ये सभी सेंस ऑर्गन है, मतलब हमें किसी भी चीज़ का आभास होता है इन चीज़ों से, है ना, किसी भी चीज़ का। जैसे हम नाक से मान लीजिए हम सूंघते हैं, है ना, कान से सुनते हैं, है ना, जीभ से किसी भी चीज़ का स्वाद पता चलता है ना, हमें जो त्वचा है उससे कोई चीज़ का सेंसेशन फील होता है। या इसके अलावा आप ये कह सकते हैं या इसमें किसी भी तरह का टच अगर करते हैं तो उससे वो फील होता है। इसके अलावा अगर हम बोले यहाँ पर, तो नाक यहाँ पर, कान से सुनते हैं, आँख से हम लोग देखते हैं। तो ऐसे ये सेंस ऑर्गन है, और ये आपको जब भी बायोलॉजी वाला टीचर आपको ये सेंस ऑर्गन बता देगा यहाँ पर। चलिए तो ये भी, क्योंकि हम लोग जब बातचीत करते हैं तो यहाँ पर आँख से हम देखते भी हैं सामने वाले को, नाक से भी उस वहाँ के वातावरण को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। इसके अलावा कान से यहाँ पर, कान से सुनते हैं, नाक से यहाँ पर कान से सुनते हैं और नाक से यहाँ पर सूंघते हैं। इसके अलावा हम जीभ से किसी भी चीज़ का वो पता चलता है, स्वाद पता चलता है, और ये त्वचा वगैरह से चीज़ों के बारे में सेंसेशन या किसी भी तरह का हमें फील होता है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इस पर, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी वर्धनी सभा की ओर से 1867, है ना, 1867 ईस्वी में हिंदी प्रदीप, ये वाला इंपॉर्टेंट यहाँ पर लाइन है, हिंदी प्रदीप नामक रचना जो है बालकृष्ण भट्ट ने किया है। और ये जो है ये 1877 में जो है इसको लॉन्च किया गया था, और एक पत्रिका था, मासिक पत्रिका, मंथली मैगजीन, है ना, और इसको ये 33 वर्ष तक चलाते रहे। कितने वर्ष तक, तो 33 वर्ष तक जो है पत्रिका निकालना प्रारंभ किए 1867 में, और 33 वर्ष तक लगातार इसको चलाएं। तो ये पत्रिका काफ़ी फेमस रहा, हिंदी प्रदीप। तो पूछेगा हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका किसकी है, तो आप ये कह सकते हैं बालकृष्ण भट्ट। आगे देखिए 1877 में जो है यहाँ पर ये निकालना स्टार्ट किए थे।
इसके अलावा शिक्षा की अगर हम बात करें तो बालकृष्ण भट्ट अपनी शिक्षा कहाँ से पूरी की है, तो आप ये कह सकते हैं कि बालकृष्ण भट्ट बचपन में जो है उसकी माँ एक सुसंस्कृत महिला थी और मतलब पढ़ाई लिखाई जो है पहला उसका घर से ही हुआ है। उसकी माँ के द्वारा जो है उसकी माँ के द्वारा उसके मन में पढ़ने की लालसा जगाई गई थी। इसके वजह से बालकृष्ण भट्ट को पढ़ने में मन लगने लगा और वो पढ़ाई की तरफ जो है काफ़ी उसको रुचि होने लगा। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि ये प्रारंभ में जो है संस्कृत का अध्ययन किए, क्योंकि संस्कृत उस समय उसकी माँ खुद ही संस्कृत जानती थी बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए वो प्रारंभ में संस्कृत जो है यहाँ पर वो सिखाया। इसके अलावा 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस का परीक्षा दी है। यहाँ पर एंट्रेंस का, जब भी आप किसी भी स्कूल में प्रवेश लेते हैं तो वहाँ पर पहले एंट्रेंस परीक्षा देना पड़ता है। अगर आप पास करते हैं तो आपका एडमिशन होता है, नहीं पास करते हैं तो नहीं एडमिशन होता है। अगला यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो वो क्या किए, बहुत ही पढ़ने में तेज थे, तो यहाँ पर वो एग्ज़ाम पास कर लिए और उसका वृत्ति क्या रहा है, मतलब उसका पेशा क्या, अपने लाइफ में क्या क्या किए हैं। तो 1867 में यहाँ पर वो एडमिशन लिए और 1867 से लेकर के 1867 होगा, एक सेकेंड, हाँ इसमें थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा, 1869 होगा, है ना। 1869 से लेकर के और कहाँ तक, तो ये 1875 में, अच्छा 1875 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन वाला काम किए थे। कौन सा काम किए थे यहाँ पर, तो अध्यापन वाला काम किए थे। और उसके बाद 1885 ईस्वी में, है ना, CAV स्कूल, है ना, CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किए। यानी कि वो बस पढ़ाई के 2 साल बाद ही जिस स्कूल में पढ़ रहे थे उसी में पढ़ाने लगे और लगातार 5 वर्ष वहाँ पर पढ़ाए, 5 से 6 वर्ष लगभग पढ़ाए। और उसके बाद फिर 1885 ईस्वी में वो CAV कॉलेज में, फिर वहाँ से दूसरे स्कूल में चले गए, दूसरे कॉलेज में चले गए और वहाँ पर वो संस्कृत का अध्यापन किए। अध्यापन का मतलब होता है पढ़ाना, है ना, पढ़ाना, और अध्ययन मतलब होता है खुद पढ़ना। यहाँ पर चलिए ध्यान दीजिएगा, 1888 ईस्वी में प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त किए गए। तो इंटर कॉलेज में वहाँ पर प्रयाग के कायस्थ जो इंटर कॉलेज था उसमें उसको नियुक्ति मिली और वहाँ पर फिर वो पढ़ाने लगे 1888 ईस्वी से। चलिए, तो इन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किए हैं। इसके पिताजी का एक समय के बाद निधन हो जाता है, तो पूरा कार्यभार जो है इस पर आ जाता है, मतलब बालकृष्ण भट्ट पर। और बालकृष्ण भट्ट के परिवार में बहुत कलह होता है इसको लेकर के। तो फिर यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट जो है अपना जिद नहीं छोड़ते हैं, अपना मतलब वो स्टडी को लेकर बहुत ही सिंसियर रहे हैं और अपने घर की जिम्मेदारी को उसको लेना चाहिए था, बट वो नहीं लेते हैं, वो वहाँ से निकल जाते हैं, अपना जिद करते हैं यहाँ पर। चलिए, और उसके बाद फिर लेखक बनते हैं यहाँ पर। चलिए, अगला यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, संयोक्ता स्वयंवर किसकी रचना है। और ये मैक्सिमम टीचर जो है पढ़ा देते तो है, लेकिन टीचर ये मतलब अच्छे से रिकॉल नहीं करा पाते हैं। रीजन इसका ये है कि बच्चा भी जान लेता है यहाँ पर कि ये बातचीत वाला चैप्टर में है तो बालकृष्ण भट्ट का रचना होगा, बट ऐसा नहीं है। संयोक्ता स्वयंवर किसकी रचना है, तो ये है लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास की रचना है। याद रखिएगा कि संयोक्ता स्वयंवर ये किसकी रचना है, तो लाला श्रीनिवास दास। चलिए, और बालकृष्ण भट्ट का एक रचना है जिसका नाम है दमयंती स्वयंवर। कौन सा, तो दमयंती स्वयंवर, तो ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। चलिए, इसने 1886 ईस्वी में ये लिखा है। तो पूछेगा ऐसे कि संयोक्ता स्वयंवर लाला श्रीनिवास दास ने कब लिखा था या कब वो लिखे थे इसको, तो 1800 यहाँ पर 86 ईस्वी में। चलिए, नेक्स्ट PDF पे आते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। चलिए, अब यहाँ पर कुछ हम अध्याय से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, और अध्याय से रिलेटेड क्वेश्चन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं अध्याय से संबंधित प्रश्न। तो लेखक के संबंध में जितने भी क्वेश्चन थे हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया। अगर इसके बावजूद भी आपको चीज़ों को समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके अपना राय बता सकते हैं कि कहीं पर अगर हम कोई प्रॉब्लम किए हैं, कहीं पर हम कोई मिस्टेक किए हैं तो आप ये बता सकते हैं। बट अपनी तरफ से पूरा श्योरिटी है, किसी भी तरह कोई मिस्टेक नहीं है, जहाँ पर मिस्टेक था हम उसको सुधार दिए, राइट। चलिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें अध्याय से संबंधित प्रश्न, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। असल बातचीत
सिर्फ दो व्यक्ति में हो सकता है या हो सकती है। तो असल बातचीत जो है सिर्फ दो ही व्यक्ति में हो सकती है, सही बात है। बालकृष्ण भट्ट ये बात कहते हैं कि अगर आपको एक्चुअल में बातचीत देखना है कि एक्चुअल बातचीत कितने लोगों में हो सकती है, तो एक्चुअल बातचीत जो है वो सिर्फ दो लोगों में हो सकती है। जब दो लोग होते हैं तो आदमी खुलकर बातें करते हैं, जैसे ही तीसरा आ जाता है तो बात कोसों दूर चल जाता है, यानी कि बात जो है वहां पर लीक होने का डर रहता है, इसलिए जो है दो आदमी के अलावा तीसरे आदमी में बात अच्छे से नहीं हो पाता है। तो असल बातचीत दो व्यक्ति के द्वारा हो सकता है, दो व्यक्ति में हो सकता है। ये बालकृष्ण भट्ट चर्चा करते हैं अपने पाठ में, लेकिन ये जो कथन है ना, वो कथन किसका है, तो ये एडिसन का कथन है। अंग्रेजी के एक महान लेखक जो है एडिसन के द्वारा ये कहा गया है कि असल बातचीत सिर्फ दो ही लोगों में हो सकती है। बालकृष्ण भट्ट ने उसका एग्जाम्पल लेकर के ये समझाया है यहाँ पर। चलिए, तो पूछेगा कथन किसका है, तो आप कहेंगे एडिसन। अगर पूछेगा इसकी चर्चा किस चैप्टर में हुई है, तो आप ये कह सकते हैं बातचीत, है ना। चलिए, इसके अलावा बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। अब देखिए, ये कथन कह रहे हैं बालकृष्ण भट्ट, एग्जाम्पल देते हैं, बेन जॉनसन का ये स्टेटमेंट है। कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। जब आदमी आमने सामने होते हैं, यानी कि लोगों का इंटरव्यू हो रहा होता है, मेल मिलाप होता है आमने सामने, तो लोग का जो है चरित्र का पता चल पाता है, लोगों का कैरेक्टर का पता चल पाता है, लोगों के अंदर क्या खूबियां हैं, क्या कमियां हैं, उसका पता चल पाता है बोलने से। तो बोलने से ही जो है मनुष्य का साक्षात्कार होता है, सही रूप का पता चलता है। जब तक आदमी बोलेगा नहीं, तब तक जो है उसकी जो है साक्षात्कार नहीं हो पाएगा, सही रूप का पता सामने वाले को नहीं चल पाएगा। यहाँ पर चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट यहाँ पर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति है ना। तो उन्होंने कहा है कि बालकृष्ण भट्ट ऐसे व्यक्ति थे ना, मतलब जिसका तुलना वो कर दी है किस अंग्रेजी के महान विद्वान से, एडिसन और स्टील से। तो पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट की तुलना जो है किससे की गई है, तो एडिसन और स्टील से। और यहाँ पर कंफ्यूजन भी होता है कि एडिसन और बेन जॉनसन दोनों का स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन भी हो सकता है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, एडिसन और स्टील से तुलना किए हैं, मतलब ऐसे जैसे ये व्यक्ति है ना, जैसे ये एडिसन और स्टील जितने अच्छे दिमाग वाले व्यक्ति है, उसी प्रकार से बालकृष्ण भट्ट भी अच्छे दिमाग वाले व्यक्ति है, अच्छा उसका जो है पर्सनालिटी है, अच्छा नॉलेज वाले व्यक्ति है, नॉलेजेबल पर्सन है यहाँ पर। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला ये कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं ना अपने गांव में देहात में, तो बातचीत का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन होता है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, बातचीत करने की जो कला होती है, वो कहाँ के लोगों में पाई जाती है, तो यूरोप के लोगों में। और ये हर साल ये क्वेश्चन पूछता है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है हर साल पूछता है। तो यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर होता है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा गया है। और इस बार भी 24 वाला एग्जाम में भी पूछा गया है, अभी 24 वाला में भी और 25 वाला भी एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान दीजिए। तो यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगला पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, अगला पॉइंट है यहाँ पर रॉबिन्सन क्रूसो। ध्यान दीजिए, रॉबिन्सन क्रूसो 16 वर्ष तक, है ना, मनुष्य मुख उसको देखने को नहीं मिला था। एक व्यक्ति का चर्चा किए हैं ये इस चैप्टर में, एक व्यक्ति का चर्चा की है इस चैप्टर में। इसका कहना है कि रॉबिन्सन क्रूसो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 16 वर्ष तक, कितने वर्ष तक, 16 वर्ष तक मनुष्य मुख उसे देखने को नहीं मिला था, 16 वर्ष के उपरांत, 16 वर्ष के बाद फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी जो जंगली बोली में था, यानी कि 16 वर्ष तक किसी मनुष्य का चेहरा उसको देखने को नहीं मिला था, जंगल में उसे रहना पड़ा। और 16 वर्ष के बाद एक फ्राइडे नाम के व्यक्ति थे, उसको जो है वो देखे और जंगली बोली में उन्होंने कुछ कहा, तो उसके बातों को सुने। उसके बाद ऐसा लगा उसको कि मतलब बातचीत या जो मनुष्य की वाक शक्ति है ना, उसमें कहाँ तक लुभाने की ताकत है, वो उनको पता चला। और उन्हें लगा कि यार मुझे मानव युग में या मानव योनि में, है ना, मानव योनि में मुझे जन्म हुआ है, ऐसा लगा जब उसके मुख से वो बात जब सुने। तो अब यहाँ पर कहा जा रहा है, और वो किस बोली में था, तो वो जंगली बोली में था, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर इस चैप्टर में एक बार ये भी डिस्कस किया गया है कि अशिक्षित लोगों में बातचीत नहीं बदकही होता है। मतलब अशिक्षित लोगों में बातचीत कहाँ होता है, जो लोग इलिटरेट होते हैं, अनपढ़ होते हैं, वो बातचीत अच्छे से नहीं करते, किसी टॉपिक पर नहीं करते, जो मन होता है उस टॉपिक पर बात कर लेते हैं, उसको बातचीत हम नहीं कहते हैं, उसको हम बदकही कहते हैं, बदकही। चलिए ध्यान दीजिएगा, 4 लोगों से अधिक लोगों में जो बातचीत होती है ना, 4 लोगों के से अधिक के बीच अगर हम बातचीत को देखते हैं, तो बातचीत को राम रमोवल कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा कि राम रमोवल क्या है, तो 4 लोगों से अधिक के बीच अगर बातचीत हो रही है, तो आप कह सकते हैं कि वो राम रमोवल कहा जाता है उसे। चलिए
इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है कि बातचीत करने से आपका मन कैसा होता है। तो बातचीत करने से आपका मन हल्का हो जाता है और स्वच्छ हो जाता है, मतलब साफ हो जाता है। लेखक के अनुसार, अकॉर्डिंग टू लेखक बालकृष्ण भट्ट, सबसे उत्तम बातचीत का तरीका क्या है। तो पूछेगा कि बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि आत्मवार्तालाप। कौन सा वार्तालाप, तो आत्मवार्तालाप। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें से हमने 3 क्वेश्चन तो डिस्कस ही कर लिया। ये क्वेश्चन बनेंगे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, और हाल ही में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको हमने कई बार क्लास में बताया था। इसके अलावा लेखक के अनुसार अगर पूछे कि बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका कौन सा है, तो आप ये कह सकते हैं आत्म वार्तालाप। चलिए, तो इसके वजह से आपका एक भी क्वेश्चन मतलब नहीं, इसमें कोई भी मिस होगा आपका, आप डायरेक्टली क्वेश्चन को कर पाएंगे। और यह अध्याय से संबंधित प्रश्न देने का मतलब ये है, हम आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह भी कराएंगे, आपको सब्जेक्टिव भी कराएंगे, बट यहाँ पर हम ये जो अध्याय से संबंधित प्रश्न दिए हैं, इसको अगर आप कर लेते हैं पहले, तो आपको इस बात की जानकारी पहले ही हो जाएगी। और जब आप चैप्टर को यहाँ पर डिस्कस हम करेंगे, तो वहाँ पर आप इजिली तरीके से चीज़ों को यहाँ पर समझ पाएंगे। यहाँ पर चलिए, यहाँ पर आप बात कर लेते हैं। ये आपका पूरा का पूरा जो है ये हमने खत्म किया। इसके अलावा इसमें आप देखिएगा कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हम आपको कुछ डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं, साइड में हम आपको बता देते हैं इसको। अगर आपसे पूछेगा, ये क्वेश्चन हमने इसमें मिसिंग किया है, कि अगर आपसे पूछे कि बातचीत के जो लेखक है बालकृष्ण भट्ट, उन्होंने निबंध जो प्रकाशित किया है, उसके लिए उन्होंने जो निबंध प्रकाशित किया है, उस सारे निबंध को एक निबंध माला में रखे हैं, जिसका नाम है भट्ट निबंध माला। कौन सा निबंध माला, तो भट्ट निबंध माला, याद रखिएगा, भट्ट निबंध माला, भट्ट निबंध माला। और ये कितना खंड में प्रकाशित है, तो याद रखिएगा ये 2 खंड में प्रकाशित है। एक बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इसके बाद ये क्वेश्चन नहीं आया है, तो इसको हमने इसमें ऐड नहीं किया, बस आपको बता देते हैं लिख करके। तो पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट के जो यहाँ पर निबंध था, जितने भी निबंध 1000 के आसपास उन्होंने लिखा है, सबको किस निबंध माला में रखा गया है, तो भट्ट निबंध माला में, है ना। किस निबंध माला में, इसका यहाँ पर नाम से ही प्रकाशित हो गया है निबंध माला। इसका एक अलग से बुक है भट्ट निबंध माला, उसमें सारा निबंध बालकृष्ण भट्ट का है। और ये 2 खंडों में प्रकाशित है, क्योंकि 1000 लगभग है, तो लगभग 1000 को एक जगह पर यहाँ पर रखना पॉसिबल ही नहीं है, बहुत पेज हो जाएगा फिर यहाँ पर। चलिए, तो इसमें हमने ये आपको बता दिया इसके बारे में मैक्सिमम चीज़ें। और बालकृष्ण भट्ट जो है पेशे से क्या थे, मतलब बालकृष्ण भट्ट के जो पिता है वो पेशे से क्या थे, तो आप ये कह सकते हैं कि वो एक व्यापारी थे। कई बार आप अभी 10th में आप पढ़ के आए होंगे, तो यहाँ पर गैरीवाल्डी के बारे में, तो ये गैरीवाल्डी वाला नहीं कर दीजिए, गैरीवाल्डी जो पेशे से नाविक था, तो ये सब आप उसमें ऐड नहीं करना है, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपको कई बार पेशे से वाला क्वेश्चन में आप ये नाविक भी उसमें रहेगा, तो आप वहाँ पर फिर फंस जाएंगे यहाँ पर। चलिए, तो कोई प्रॉब्लम इस चैप्टर को पढ़ करके अगर आपको हुआ है, या इस चैप्टर के इंट्रो में अगर किसी भी तरह कुछ मिसिंग है, तो आप बता सकते हैं, बट हमने अपनी तरफ से पूरी जो है यहाँ पर एफर्ट लगाया है। और इसके बावजूद भी अगर आपको लग रहा है इसमें कुछ मिसिंग है, तो आप अपने कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। चलिए, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।